हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पेंडुलम एडू। आज हम इस सेशन में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपके लिए करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इससे पहले पार्ट 1 कराया था, जिसमें कि करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था। आज मैं इसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ आपको। तो हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चन के बाद आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता जाऊंगा, जिससे कि हम करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास 115, 116, 117 और 118। तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 116। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला कि इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक तो यही है, 116। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखते हैं कि कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ठीक है, तीसरी चीज हम देख लेते हैं कि इंडिया का स्कोर क्या है इस रैंक में। इंडिया का स्कोर क्या है इसमें? 0.49। ठीक है, इंडिया का लास्ट रैंक क्या था? इंडिया का लास्ट रैंक क्या था इस इंडेक्स में? 115। ठीक है, आप समझ गए कि अभी 2020 में इंडिया का रैंक क्या था? 116, और इससे पहले क्या था इसका रैंक? 115। ठीक है, तो आप जैसे कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आपको अगर याद रखना हो तो मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या मतलब, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। बस ह्यूमन में कितने वर्ड है? 5। कैपिटल में कितने वर्ड है? 7। इंडेक्स इसमें भी कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए? 5, 7, 5। टोटल हो गए 17। तो 7 याद रखना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का तीनों का वर्ड का सम -1, ये हो जाएगा 16। मतलब कि इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है उसका? 16। ठीक है, तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत में पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 8 और 10। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 8 बीचेस। इस बार 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये किसके लिए दिया जाता है। तो ये उनके लिए दिया जाता है जो सबसे ज्यादा साफ बीचेस होते हैं और मेरीन्स होते हैं। क्लीनेस्ट बीचेस एंड मेरीन्स के लिए दिया जाता है। किन के लिए दिया जाता है? ये क्लीनेस्ट बीचेस एंड मेरीन्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है ये? तो किसके द्वारा दिया जाता है ये? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। किसके द्वारा दिया जाता है ये? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए द्वारा दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? वैसे बीच जो बहुत साफ सुथरे हैं उनको दिया जाता है। तो इंडिया में इस बार कितने बीचेस को ये सर्टिफिकेशन मिला है? 8 बीचेस को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज ऑथर ऑफ अ बर्निंग? अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास रोमन आलम, वनीसा वसेल्का, मेघा मजुमदार, अरुंधति रॉय।
तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मेघा मजुमदार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Where will the MedSpark, a medical device park, will be established? MedSpark मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, केरला। केरला में स्थापित किया जाएगा क्या? मेडस्पार्क, एक मेडिकल डिवाइस का पार्क जो है, जहां पे जो मेडिकल से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा, वो केरला में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 डिक्लेयर हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 4 भाषाओं को। मतलब कि जो ये बिल आया है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो है, वो क्या कर रहा है, इसने 4 भाषाओं को जो है उसने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है कितने को? 4 भाषाओं को। और वो कौन कौन सी हैं भाषाएं? पहला कश्मीरी, दूसरा डोगरी, तीसरा हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, कौन सा है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश। एक भाषा पहले से थी, वो कौन सी थी? उर्दू। उर्दू जो थी वो पहले से ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर की, और इन चारों को कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को इस बार जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? तो इससे रिलेटेड कुछ और बात है, फैक्ट है, वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। Which of the following app of the Maharashtra government will help the farmer in getting the right price and good market for their produce? महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित में से ऐप से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार मिलने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन आपके पास ई किसान ऐप, ई मंडी ऐप, ई खेती ऐप, ई पीक पहानी ऐप। तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ई पीक पहानी ऐप। ये क्या है? इस ऐप से क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा अपने प्रोड्यूस के लिए। क्या मिलेगा? बेस्ट प्राइस मिलेगा अपने प्रोड्यूस के लिए, मतलब जो वो उगाएंगे उसके लिए उनको सही दाम मिलेगा। तो ये पीक पहानी ऐप कौन लॉन्च कर रहा है? कौन सी सरकार लॉन्च कर रही है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फेमस क्रिकेटर हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल ज्योग्राफिक फॉर अ डॉक्यूमेंट वेब सीरीज सेव दिस राइनो इंडिया फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट वन हॉर्न्ड राइनो इन इंडिया? किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने भारत में वन सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक दस्तावेज वेब श्रृंखला सेव दिस राइनो इंडिया के लिए नेशनल ज्योग्राफी के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉर्न, केविन पीटरसन और अरुण फिंच। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, केविन पीटरसन ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? नेशनल ज्योग्राफिक के साथ। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। किस लिए? उनका एक वेब सीरीज उन्होंने लॉन्च किया है, ये सेव दिस राइनो। कौन सा वेब सीरीज लॉन्च किया? सेव दिस राइनो। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है कि जो वन हॉर्न राइनोज हैं,
काजीरंगा नेशनल पार्क में, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये लॉन्च किया गया था वेब सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सुरेश अंगाड़ी पास्ट अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19, टू विच प्रोफेशन डिड ही बिलोंग? हाल ही में कोविड-19 के कारण सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, वो क्या थे? पॉलिटिशियन। ठीक है, सुरेश अंगाड़ी जो थे वो क्या थे? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे। कब? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे। क्या थे वो? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, और वो बीजेपी से रिलेटेड थे। तो इसका आंसर बी दैट इज पॉलिटिशियन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। दिस समिट विल बी को-होस्टेड बाय। पेरिस समझौते की वर्षगांठ पर एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन करेगा? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, आईयूसीएन एंड यूएनईपी। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम। पहला कि पेरिस एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? 2015 में। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट की जो 5th एनिवर्सरी है, इस पे ये समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इसका कौन होस्ट कर रहा है? यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following minister will set up 100 plastic park across the country? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। क्या एस्टेब्लिश करेगा? ये 10 प्लास्टिक पार्क एस्टेब्लिश करेगा अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट में 10 प्लास्टिक पार्क को एस्टेब्लिश करेगा। तो आप लोग ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कौन मिनिस्टर है, इसको हेड करते हैं? कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के हेड कौन है? तो इनके हेड है सदानंद गौड़ा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020? विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो उसका आप लोग ऑप्शन है आपके पास 120, 89, 94, 71। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 89th, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, तो पहली बात तो आप समझ गए इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, 89th है इंडिया की रैंक। ठीक है, दूसरी चीज देख लेते हैं हम कि ये किस लिए दिया जाता है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है ये एक्सट्रीम डिजास्टर से लड़ने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक्सट्रीम डिजास्टर से लड़ने के लिए, मतलब कौन सा देश कितना सक्षम है। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे लड़ने में कौन सा देश कितना सक्षम है, उसके आधार पे ये देशों की रैंकिंग करता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? 89th है। मतलब भारत बिल्कुल ज्यादा सक्षम नहीं है अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following personality did not participate in the Fit India Dialogue event organized on the first anniversary of the Fit India Movement? फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर आयोजित फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मिलिंद सोमान एंड आसफा आसिक।
तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने और इन्होंने संवाद में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है, फिट इंडिया मूवमेंट जो है किसके कब शुरू हुआ था? 29 अगस्त 2019 में। कब शुरू हुआ था फिट इंडिया मूवमेंट? 29 अगस्त 2019 में मोदी जी ने इसको शुरू किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यू राइज पोर्टल? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है? यू राइज पोर्टल। ठीक है, और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये यू राइज पोर्टल जो है ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करेगा उनके कैरियर और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें ई लाइब्रेरी कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज भी इस पोर्टल पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट विच aims to bring out a comprehensive plan for solving emerging challenges with the help of experts is an initiative of। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विदेश विशेषज्ञों की मदद से उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए एक व्यापक योजना लाना है। यह डैश की एक पहल है। तो ऑप्शन है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसको कौन इनोग्रेट किया था? किसने इनोग्रेट किया है? इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन इनोग्रेट करता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको किसने इनोग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर ने। और इसका मुख्य एम क्या है कि जो भी चैलेंजेस दुनिया में हैं उनको इंडियन रिसर्चर और ग्लोबल रिसर्चर मिलके उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Dean Jones passed away recently due to cardiac arrest. To which profession did he belong? कार्डिक अरेस्ट के कारण हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया। वो किस पेशे से थे? तो ऑप्शन है आपके पास अभिनेता, राजनीतिक, नर्तकी एंड क्रिकेटर। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डीन जोन्स काफी फेमस क्रिकेटर है जो कि कमेंट्री करते हैं। काफी टाइम पे आपने देखा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been conferred the यमीन हजारिका अवार्ड? किसे यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास राणा साफी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई एंड शशि देश पांडे। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, राणा सफाई। तो राणा सफाई को किस लिए अवार्ड क्या मिला है? यमीन हजारिका अवार्ड मिला है। और यमीन हजारिका अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? ये वैसे वुमेन्स को दिया जाता है, वुमेन्स प्रोफेशनल को दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करती हैं। किनको दिया जाता है? वुमेन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करती हैं, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली एसपी बालासुब्रमण्यम डाइड ड्यू टू कोविड-19 टू विच ऑफ द प्रोफेशन डिड ही बिलोंग? हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई, वो किस पेशे से थे? तो ऑप्शन है आपके पास आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर, क्रिकेटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज
ऑप्शन सी। बाला सुब्रमण्यम एक बहुत फेमस सिंगर थे और उन्होंने लगभग 40,000 सॉन्ग्स गाए हैं। ठीक है, उन्होंने 16 लैंग्वेजेस में, वो भी 16 लैंग्वेजेस में 40,000 सॉन्ग्स को गाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिमेक्स इज एन मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। जिमेक्स भारत और डैश के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जापान। तो बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज जापान। जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, जे से जापान, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं जिमेक्स किससे है, जापान से रिलेटेड। ठीक है, तो जिमेक्स क्या है, जिमेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है। क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच, इंडिया और जापान के बीच में। किसके किसके बीच, इंडिया और जापान के बीच में। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है अरेबियन सी में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेबियन सी में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईयर 2020 हैज बीन designated as the year of dash by UNWTO। वर्ष 2020 को UNWTO द्वारा डैश के वर्ष में रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कोविड-19, टूरिज्म एंड जॉब्स एंड टूरिज्म फॉर ऑल। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो UNWTO ने 2020 को क्या डेजिग्नेट किया है, UNWTO ने 2020 को क्या डेजिग्नेट किया है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिटन द बुक टाइटल एज जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। जिन्ना भारत विभाजन स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन है आपके पास जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, PR कृष्ण कुमार, स्वामी अग्निवेश। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया, तो इससे रिलेटेड कोई बुक पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय क्या है। तो ऑप्शन आपके पास ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, ट्रांसलेशन एंड कोविड-19 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये 30 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को। और इस बार इसकी थीम क्या थी, फाइंडिंग द वर्ड्स ऑफ अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या थीम थी, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। वैसे भी क्राइसिस चल रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्राइसिस का कोई था जो उसका थीम था इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का, कोई ऐसा वर्ड और क्राइसिस इस टाइप से रिलेटेड कुछ याद रखना आपको कि वर्ड और क्राइसिस से मिलके उसका थीम बना हुआ था। तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट पूरा याद नहीं होगा तो भी। Who has been appointed as president of FTII Society and chairman of FTTI Governing Council।
निम्नलिखित में से किसे FTTI सोसाइटी और FTTI गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास परेश रावल, अनुपम खेर, शेखर कपूर, अनुराग कश्यप। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर है दैट इज शेखर कपूर। परेश रावल को क्या नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनके चेयरमैन। किसके चेयरमैन बनाया गया है इनको? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शेखर कपूर को क्या बनाया गया है? FTII के का प्रेसिडेंट बनाया गया है। FTTI का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ के परेश रावल को क्या नियुक्त किया गया है? NST का चेयरमैन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि शेखर कपूर को प्रेसिडेंट ऑफ FTTI बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following state has topped state business reform action plan 2019? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, कौन रिलीज करता है इसको? रिलीज्ड बाय DPIIT, रिलीज बाय DPIIT। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। कौन रिलीज करता है इसको? डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और कौन टॉप किया है इसको? आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड रैंक कौन किसकी है? इसकी है फर्स्ट रैंक और इसकी है सेकंड रैंक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड थर्ड फेज ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम इन। सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कहां की है? तो ऑप्शन आपके पास NCT ऑफ दिल्ली, UT ऑफ पांडुचेरी, UT ऑफ चंडीगढ़ एंड UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। कहां घोषणा की है? बैक टू विलेज प्रोग्राम कहां चलाया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि ऑफिशियल जो होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल विलेज जाके जो वहां के लोगों की जो शिकायतें हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? विलेज। सरकारी लोग जाएंगे, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो गांव जाके जो वहां के लोग हैं उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्थ असिस्टेंट रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज? हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वास्थ्य सहायक का नाम क्या है? तो आप लोग ऑप्शन आपके पास मेडबोट, अर्जुन, रोबोट रक्षक, रेल हेल्थ। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज रोबोट रक्षक। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन रेलवेज। ठीक है, पहली बात तो आप समझ गए ये। ठीक है, दूसरी किस लिए बनाया गया है? तो ये क्या करेगा? डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर डॉक्टर को पेशेंट से बात करनी है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसके थ्रू ही बात होगी, रोबोट रक्षक के थ्रू। और ये पेशेंट को खाना और मेडिसिन भी आसानी से पहुंचा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं इस सेशन को। ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं।